हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। और पिछले जितने भी वीडियो हमने बनाया है जिसमें क्लास 6 क्लास 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है और अभी हम ये क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें ये लेसन 2 है, चैप्टर 2 है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे चूँकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारी जो है जानकारियाँ हम लोगों को प्राप्त करनी है। जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो हमें भूमि के बारे में पढ़ना है, मृदा के बारे में पढ़ना है, जल के बारे में, प्राकृतिक संसाधन और वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा है कि भूमि और मृदा। हाँ फ्रेंड्स, भूमि अलग है, मृदा अलग है। तो भूमि तो जैसा आप लोग जानते हैं, जैसे जो स्थल है, स्थल पर ये जो परत होती है ये क्या है, भूमि है। लेकिन इस भूमि के ऊपर जो पतली परत पाई जाती है, एक पतली लेयर पाई जाती है जो दानेदार कणों की परत होती है, जो जिस पर फसल हम उगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। मृदा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊंची कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, मृदा के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी। तो ये क्या है, ये मृदा के प्रकार हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, जो धरातल के ऊपरी परत पर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैनल को और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आइए देखिए। एनसीईआरटी जो है कहानी के माध्यम से ही वीडियो को शुरू करता है। तो बता रहा है कि तंजानिया जो है, अफ्रीका में तंजानिया है, एक छोटे गांव में मम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ कह रहा है कि जो है मम्बा के पिता क्या करते हैं, कुछ मक्का और सेम उगाते हैं बड़ा मेहनत करने के बावजूद भी, और फिर भी जो है साल भर खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी परिस्थिति दिखा रहा है कि पीटर जो है न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार क्या करता है, ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अभी आप लोगों ने दो चीज़ देखा, एक तो आपने अफ्रीका का देखा, अफ्रीका में अभी आपने पम्बा को देखा, और दूसरा आपने देखा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के पीटर को देखा आपने। वहाँ जो है पम्बा के पिता क्या कर रहे हैं, सेम और मक्का उगा रहे हैं और खाने भर के लिए नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी है, विषम है, मिट्टी क्या है, बहुत अनुपजाऊ नहीं है, और खेती करने का तरीका क्या है, तो परंपरागत है फ्रेंड्स। खेती करने का जो तरीका उनका क्या है, परंपरागत है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो क्या है, न्यूजीलैंड में जो पीटर के पिता हैं वो खेती किस तरह से कर रहे हैं, तो वह जो है आधुनिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं। इसलिए उनका सब्जियां भी अच्छी उगा रहे हैं जैविक कृषि के द्वारा, और अपने जो भेड़ पालन में जो उन्होंने रुचि लिया है, जिस तरह से उनका जो है पशुपालन में, भेड़ पालन को जिस तरह से उन्होंने अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको देख रेख करना है, उससे उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, लाभ होता है, बहुत ज़्यादा उनका उत्पादन बढ़ता है। तो दो अंतर यहाँ हो गया, एक परंपरागत कृषि करने का, एक टेक्नोलॉजी के द्वारा, और दूसरा क्षेत्र का। एक क्षेत्र कहाँ का है, अफ्रीका का है, और दूसरा कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है। ठीक है,
जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें। अपनी कक्षा में भी क्या करें, परिचर्चा करें किस प्रकार लोग की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। अब कह रहा है फ्रेंड्स, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर रहती है, तो 30% भाग पर रहती है। मतलब 90% जो जनसंख्या है मात्र 30% भाग पे ही निवास करती है, और 70% जो भूमि है या तो क्या है, विरल है या निर्जन है। बताइए। देखिए एनसीईआरटी में इतनी अच्छी जानकारी मिल गई आप लोगों को। 90% जनसंख्या मात्र 30% भाग पर रहती है, और 70% जो क्या है भूमि है, क्या है, विरल है या निर्जन है। ठीक है। अब मंबा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। सही बात है। इन स्थानों के एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। चूँकि जगह जो है, एक आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड कहाँ है, एकदम पूर्वी छोर पे है, अफ्रीका कहाँ है तो पश्चिमी छोर पे है, पश्चिम की तरफ है। तो ये दोनों जो है अलग अलग वहाँ जलवायु और वहाँ जो मिट्टी की उपलब्धता है उसके वजह से उनका जो भी है कार्यशैली और कार्य करने का तरीका क्या है, अलग है। अब भूमि देखते हैं, भूमि किसे कहते हैं, तो कह रहा है सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। जो संसाधन हमने पिछले भी अध्याय में हमने पढ़ा है, क्लास 8 के जो है लेसन 1 में हमने क्या पढ़ा है, रिसोर्स, संसाधन के बारे में पढ़ा है। तो भूमि क्या है, संसाधनों में शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। जो भूपृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग भूमि है, तो 30%। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यह जो 30% है इस पे भी सभी जगह हम क्या कर सकते हैं, आवास बनाकर नहीं रह सकते हैं। यह पिक्चर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया में जो है साल्जबर्ग है, उसका ये चित्र दिखा रहा है कि किस तरह से जो है बस्तियों का जो है बसाव हुआ है। और जो प्राकृतिक जैसे नदी आप देख रहे हैं, जो भी वृक्ष हैं या जो फसलें उगाई जा रही हैं, सबका चित्र है। तो मुख्यतः कह रहा है भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण और समान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः क्या होते हैं, विरल अथवा निर्जन है। सही बात है। जहाँ उबड़ खाबड़ होगा, पर्वत होगा, जलाक्रांत होगा, जलाक्रांत मतलब पूरा जल से भरा रहेगा, मरुस्थल रहेगा, वहाँ जनसंख्या कहाँ निवास करेगी, नहीं करेगी। तो स्थान कैसा रहेगा, विरल रहेगा या निर्जन रहेगा। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये भी स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब जहाँ उर्वर भूमि होगा, पीने के लिए पानी की व्यवस्था होगा, परिवहन की सुविधा रहेगी, वहाँ क्या होगा, घना बसा क्षेत्र होगा। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स। भूमि का उपयोग कह रहा है, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वन की मतलब जो वन लगाते हैं हम, खनन, जो भी जैसे कोई भी जो है अगर ज़मीन के अंदर कोई खनिज है तो उसको क्या करते हैं, खनन करके निकालते हैं, तो उसके लिए भी उपयोग हो रहा है। सड़कों और उद्योगों की क्या है, स्थापना, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मंबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। कह रहा है वो जो मंबा है अफ्रीका में, और जो अपना ये पीटर जो न्यूजीलैंड में है, उसके जो भी भूमि उपयोग का तरीका है उसकी सूची बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु है, खनिज और जल की उपलब्धता है। कह रहा है कि ये भौतिक कारक हैं। क्या हैं, तो भूमि उपयोग का भौतिक कारक है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब समझ रहे हैं, जो भूमि है उस पर जो स्थल की आकृति जो बनती है, जैसे क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, ये सब क्या हैं, इसी भूमि पे स्थलाकृतियाँ हैं। इन्हीं को मृदा आप समझ रहे हैं, भूमि का ऊपरी परत जो जिसमें हम लोग खेती करते हैं। जलवायु आप समझ ही रहे हैं, ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये सब जो है। खनिज आप समझ ही रहे हैं, जो भी खनिज हम प्राप्त करते हैं खनन के माध्यम से, और जल की उपलब्धता। ये मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। कह रहा है आओ कुछ करके सीखते हैं। आपने अपने घर पड़ोस में
बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा के सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि, सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि क्या होती है, समुदाय में स्वामित्व। मतलब भूमि को अब दो तरह से बांट दिया उन्होंने, एक स्वामित्व के आधार पर जो हो गया भूमि, और दूसरा क्या हो गया, निजी भूमि हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब कह रहा स्वामित्व जो होता है निजी होता है, और जो सामुदायिक भूमि होती है वो समुदाय के स्वामित्व में होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो स्कूल की जो भूमि है वो किस तरह की भूमि होती है, सामुदायिक भूमि होती है, या जो पंचायत के लिए जो घर बनता है या जो भूमि होती है वो किस तरह की है, सामुदायिक भूमि है, और जो आपका अपना मकान है वो क्या है, आपका निजी है। तो इस तरह से सामुदायिक का मतलब जहाँ सभी लोगों का जिस भूमि पे क्या हो, अधिकार हो। मतलब गांव के बाहर या गांव में ही देखते हैं स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, या क्षेत्र पंचायत के लिए जो मकान या ज़मीन बनी रहती है खाली, जिस पे सभी गांव वालों का अधिकार होता है, शादी विवाह में भी वहाँ कार्यक्रम लोग करते हैं, तो उस तरह का भूमि को क्या कहते हैं, सामुदायिक कहते हैं। और निजी भूमि जो आपका पर्सनल है। ठीक है, सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब सामुदायिक है, सबका है, तो साझा हो गया, साझा मतलब सबका हो गया। ये आप देख सकते हैं भूमि उपयोग में जो है समय के अनुसार परिवर्तन हुए हैं। जैसे पहले क्या था, पहले आप देख सकते हैं कि इस तरह के मकान बनते थे, ये पूरा जो है हरियाली से है, ये रोडों का है। बाद में देखिए इस तरह का हो गया, मकान का आकार बदल गया। ठीक है, वनस्पतियाँ यहाँ विलुप्त हो रही हैं। फिर उसके बाद से क्या स्थिति बनी, इस तरह से ट्रांसपोर्ट चालू हो गया, बड़े बड़े मकाने हो गए। ये खेती के लिए भूमि थोड़ी सी बची, बाद में ये खेती वाली भूमि भी ख़त्म हो गई। और ये देखिए सारा जो है ट्रेनें हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, ये सब चीज़ें हैं। तो किस तरह से भूमि का उपयोग यहाँ पर दिखा रहा, किस तरह से परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आज हम लोग 135 करोड़ की आबादी हो गई है भारत की, और जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से मांग भी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको भोजन चाहिए, सबको रहने के लिए मकान चाहिए। तो मांग तो बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता क्या है, जितनी भूमि हमारी थी कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह तो नहीं बढ़ा, वो तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई। वही कह रहा है कि स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अब स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ जगह जो है बंजर भूमि होगी, कुछ जगह उपजाऊ भूमि होगी, कुछ जगह पथरीली होगी, कुछ जगह जो है रेगिस्तानी होगी, इस तरह की बात है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापार क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भी भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बना है। कह रहा है फ्रेंड्स, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हस्तक्षेप करना शुरू कर दे रहे हैं। सामुदायिक भूमि है उसको भी कब्जा करना शुरू कर दे रहे हैं, और कोई उसको जो है कृषि में बना दे रहा है, कोई घर बना ले रहा है, इस तरह की बात है। कह रहा है कि जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, इनके अलावा भी क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो रहा है। भूस्खलन आप समझ रहे हैं, जो पर्वतों पर जो देखते हैं मलबा, उसका बारिश हो के वजह से क्या होता है, नीचे गिरने लगता है, पार्ट टूट टूट के अलग होने लगते हैं, वो क्या है, भूस्खलन है। मृदा अपरदन भी होता है, मिट्टी का कटाव जो है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, पर्यावरण के लिए एक सब क्या है, ये खतरा है। कह रहा है भूमि संसाधन का संरक्षण। अब बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, लोग वनों को काट दे रहे हैं, कृषि योग्य भूमि पर भी क्या हो रहा है, घर बन रहा है। इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि जो है वनारोपण कर सकते हैं, भूमि उद्धार के लिए रासायनिक जो कीटनाशकों हैं उनका प्रयोग जो है न करें, उर्वरकों का जो विनियमित उपयोग हो रहा है उसको कम करें, और अतिचारण जो किसी खेती या किसी ज़मीन पर जो बहुत ज़्यादा चारण हो रहा है, जिससे भी भूमि का क्या होता है,
भूमि जो है क्षरण होती है, तो इन सबों पे रोक लगा कर के क्या कर सकते हैं हम, ये कुछ जो है तरीके हैं जिससे हम भूमि के संरक्षण को कर सकते हैं। मृदा के बारे में फ्रेंड्स देख लेते हैं। कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। वही जो मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बताया, यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है कि जो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से प्राप्त होता है। ये मृदा का निर्माण बताया है। ठीक है, कह रहा है कि यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय आप समझ रहे हैं आप लोग, जैसे एक होता है अपक्षय, दूसरा होता है अपर्दन। अपक्षय में क्या होता है, मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया, क्लास 6 में पढ़ाया हुआ है। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानें अपने स्थान पर ही क्या होती हैं, टूटती फूटती हैं। ठीक है, चट्टानें अपने स्थान पे ही क्या होती हैं, टूटती हैं, और टूटने के बाद से जब वह एक स्थान से दूसरे यहाँ टूटी फूटी, ठीक है, और यहाँ से अपर्दन, वायु से, चाहे जल से, चाहे नदी से, चाहे हिमनद से दूसरे स्थान पर चली गई, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ जाने को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। ये भूस्खलन फ्रेंड्स दिखा रहा है। क्या है, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवरण में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभागों में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। फ्रेंड्स कह रहा है कि जो है भूस्खलन खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, और जब वहाँ से भूस्खलन होता है, यानी एक पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो है, ये देख रहे हैं, ये पहाड़ों का जो है मिट्टी मलबा क्या है, नीचे गिर रहा है। तो इससे क्या होता है, ये जब नीचे गिरता है तो रोड अवरुद्ध हो जाते हैं, या कोई जो भी साधन जा रहा है उसके ऊपर गिर जाए तो अपार जो है हानि होती है, या मकान पे आ जाए तब भी क्या होता है, कभी कभी ये मलबा इतना ज़्यादा होता है कि नदी में गिरे तो नदी का मार्ग भी अवरुद्ध कर देता है। तो भूस्खलन आप समझ गए, पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी का कटाव होता है, या जो मिट्टियाँ गिरती हैं, या पर्वत पठार जो है कट कट कर गिरते हैं, वो क्या होता है, उसी को भूस्खलन कहते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु स्थिति अध्ययन देख लीजिए। कह रहा है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पूंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह काम और नीचे क्षेत्र गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। ये न्यूनीकरण की विधि आप देख सकते हैं, क्रिया विधि है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक, उनका प्रबंधन कैसे करना है, भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ निम्न है। भूस्खलन जो आता है फ्रेंड्स, जैसे भूस्खलन होता है उसको कैसे रोका जाए, तो उसके बारे में ये कुछ विधियाँ दे रहे हैं। क्या है, कह रहा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को क्या करें, इंगित करें। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए क्या करें, प्रतिरोधारी दीवार बना दें। जहाँ भूस्खलन हो रहा है उसके सट्टे क्या करें, दीवार का निर्माण कर दें। भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, वनस्पति आवरण में वृद्धि, यानी चारों जो जहाँ से भूस्खलन हो रहा है उसके आसपास क्या करें, पेड़ लगा दें, जिससे क्या होगा, भूस्खलन रुकेगा। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए। ये आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है कि जो ये मिट्टी का दिखा रहा है, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, ह्यूमस वनस्पतियों के साथ जो ऊपरी मृदा है ये हरा वाला, और ये बालू गाद और क्ले से मृदा है, और नीचे जो है अपक्षयित चट्टान पड़ी है, और ये जनक चट्टानें हैं जो मूल चट्टानें नीचे की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाए, और नेक्स्ट जो इस चैप्टर का पार्ट है उसको हम पार्ट 2 में लाएंगे। और तब तक के लिए इसको आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़रूरतमंदों को वीडियो जो है आगे फॉरवर्ड करें, और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। इसके साथ नमस्कार, धन्यवाद।